बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुक वन का फर्स्ट ईयर का एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें से हमने पहले एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी की मैकेनिकल टाइप्स भी पढ़ी हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसमें काइनेटिक हमने पढ़ा था, ड्यू टू मोशन बॉडी में जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसमें से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की यही डेफिनेशन थी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। किसी बॉडी में पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये मैं आपको मजीद आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये आपने वर्ड भी पहले दफ़ा सुना होगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की तो हमें समझ थी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उसकी समझने फिर एक और हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा करूंगा। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये बारहा एग्जाम में आ भी चुका हुआ है। तो इसको मैं पहले आपको तमहीद बांध के आपको कुछ समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर ले, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को समझने के लिए हम अभी शुरू कर रहे हैं कंसेप्चुअल। ले जी, किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि ये एक हमारे पास वॉल कह लें, सॉलिड बॉडी है जिसके साथ हमने एक स्प्रिंग के साथ मैस अटैच किया हुआ है। अब ये मैस ये अपने सेंटर वाले रेस्ट पोजीशन पे है। अब अगर मैं इसको खींच के आगे ले जाऊं, अब इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी बेटा। जब मैं इसे आगे लेके गया, जब मैं इसे आगे ले गया, इसकी पोजीशन चेंज हुई तो ये खुद ब खुद पीछे जाएगा। इसका मतलब है मैं आगे जो लेके गया इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, जब मैंने इसे छोड़ा वो एनर्जी दोबारा इसको पीछे ले आई। तो हमारे पास या इसको मैं इस तरफ करूं, कंप्रेस करूं, तो ये हमारे पास जब मैं छोड़ूंगा तो वापस आएगा। तो इस वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। तो इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पोजीशन चेंज करने की वजह से आई। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है। ये मैंने डॉटेड लाइन के साथ उस फील्ड को शो किया। जब मैं इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ के इस फील्ड के अंदर लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है इसको उठा के इधर लेके गया हूं, मैंने इसकी पोजीशन चेंज किया जिसकी वजह से इसमें एनर्जी आ गई है। अब ये एनर्जी जो है पॉजिटिव चार्ज से अपनी तरफ खींचेगा या ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। यही वो पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हमने उसकी पोजीशन चेंज करके दिया, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस केस में भी थी लेकिन वो इलास्टिक थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलरली हमारे पास अगर ये मैं कहूँ ये अर्थ है, ये ज़मीन है, ग्राउंड है हमारे पास, और ये उसके ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, इसको मैं उठा के ज़मीन से इधर ले आता हूँ और जब मैं यहाँ पे आके छोड़ूंगा तो वो खुद ब खुद क्या नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई जो मैंने नीचे से ज़मीन से ग्राउंड से इसे उठा के ऊपर लेके आया। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये वापस जाएगी, इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी आ गई है। अब ये भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से है, ज़मीन की कशिश की वजह से है, इसलिए इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी इसके मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो सारी होती है पोजीशन की वजह से, लेकिन अगर वो पोजीशन स्प्रिंग की चेंज हो रही है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हो रही है चेंज तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो ग्राउंड के लिहाज से ग्रेविटी की फील्ड में अगर वो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh,
ठीक है, इसका फार्मूला mgh होता है जी, कितनी m इज द मास ऑफ द बॉल एंड g इज द ग्रेविटी एंड h इज द हाइट, कितनी हाइट पे आपने कितनी बॉडी की जो है पोजीशन चेंज की है। अब आ जाते हैं हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है। अब हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, अब हम एब्सोल्यूट समझाते हैं। एब्सोल्यूट में हमारे पास सबसे पहले जो चीज गौर करने वाली है वो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमें क्यों आया, हमने इसकी तरफ कोशिश क्यों की। हर चीज के पीछे फिजिक्स में कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो पहले उसकी कोई ना कोई जरूरत पेश आती है, फिर वो साइंटिस्ट उसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर हम उसको इन्वेंट करते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट में हमारे पास एक एनर्जी इंक्रीज है और एक एनर्जी डिक्रीज है, एनर्जी इंक्रीज एंड एनर्जी डिक्रीज। अब देखना ये एनर्जी, स्टूडेंट को अक्सर ये इश्यू होता है बेटा कि एनर्जी इंक्रीज कब होती है, एनर्जी डिक्रीज कब होती है। बच्चे अक्सर इस चीज़ का जो है शिकार रहते हैं जी, हमें पता नहीं चल रहा कि एनर्जी कब इंक्रीज कर रही है और हमें ये भी पता नहीं चलता है एनर्जी कब डिक्रीज कर रही है बॉडी की पोजीशन की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें जी, अगर सिंपली वे में इस कंसेप्ट को हल करें तो आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि लेट कर लेते हैं हमारे पास बॉडी एम है। अगर मैं इस बॉडी की पोजीशन चेंज करूं, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, अगर मैं उस बॉडी की पोजीशन चेंज करूं और जहां से मैं उठा के इसकी पोजीशन चेंज की है वहां पे छोड़ने के बाद दोबारा जहां से उसे उठाया था वो उसी तरफ जाए, फिर देख ले, अगर मैं एक बॉडी को एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे लेके जाऊं, दूसरी पोजीशन पे जब मैं उसे छोड़ूं तो वो दोबारा पहली की पोजीशन की तरफ आए, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी इंक्रीज की थी। और अगर पोजीशन बी पे मैंने उसे छोड़ा है तो वो ए से दूर जा रही है, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी डिक्रीज की है। समझ आ गई है? फिर देख लें, अगर मैं एक बॉडी को पोजीशन ए से उठा के पोजीशन बी पे रखता हूं तो वो, अगर मैं पोजीशन बी पे छोड़ूं तो वो दोबारा ए की तरफ आए तो हमारे पास एनर्जी डिक्रीज की है, अगर वो ना आए या उससे दूर जाए तो एनर्जी डिक्रीज की है। अब हम इस मैथ की एग्जांपल लेते हैं, ये स्प्रिंग है, इसको अगर मैं इधर से स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, दूर लेके जाता हूँ, जब मैं इधर आके छोड़ूंगा तो क्या ये अपनी वापस इस पोजीशन की तरफ नहीं जाएगा? जाएगा। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो इसका मतलब है मैं इसको जब खींच के इधर ला रहा हूँ तो इसकी मैं एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इसी तरह जब मैं इस मैस को कंप्रेस करूंगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद यहां पे ला के छोड़ूंगा तो क्या ये दोबारा अपनी पहली पोजीशन की तरफ नहीं जाएगा? जाएगा। तो इस वजह से इसमें अगर हम एक स्प्रिंग सिस्टम के साथ मैस बंधा उसको कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, दोनों में हमारे पास एनर्जी इंक्रीज करती है। अब मैं आ जाता हूं इस साइड पे, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस को जब मैं एक दूसरे के करीब कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और मैं छोड़ूंगा, आपको पता है सिमिलर चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब मैं छोड़ूंगा तो ये दोबारा ये वाला चार्ज अपनी पहली पोजीशन की तरफ जाएगा, ये दूसरा चार्ज अपनी दूसरी पोजीशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिस पोजीशन पे पहले थे उसी पोजीशन पे दोबारा वापसी जा रहे हैं। तो मैंने कहा था जिस पोजीशन से उठा कर दूसरी पोजीशन पे रखा जाएगा दोबारा पहली पोजीशन पे जाए तो एनर्जी डिक्रीज करती है। इसी तरह हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस को अगर हम एक दूसरे के करीब लेके आए तो वो भी जब हम उनको छोड़ेंगे तो अपनी दोबारा पहली पोजीशन की तरफ एक दूसरे से दूर हटते हुए जाने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहेंगे इसमें भी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और अगर हम इन पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे से दूर करें, पहले ही दूर करें, तो जब मैं इसको दूर करूंगा और इसको भी दूर करूंगा, क्या ये वापस अपनी पहली पोजीशन की तरफ आएंगे? नहीं। जब वो पहली पोजीशन की तरफ नहीं आएंगे तो तब वो एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। अगर दो चार्ज सेम चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब करें तो वो एक दूसरे से दोबारा अपनी पहली पोजीशन की तरफ जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर हम दूर करें इन दोनों को, सेम चार्जेस को, तो वो एक दूसरे से हमारे पास करीब दोबारा अपनी पोजीशन की तरफ नहीं आते, तो उसमें एनर्जी
डिक्रीज करती है। अब हम इस दो डिफरेंट चार्जेस का देखते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरा जी स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इन दोनों को करीब लेके आऊंगा, तो क्या जब मैं करीब लेके आऊंगा, आपको पता डिफरेंट चार्जेस है, ये तो पहले अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, इसका मतलब है वो दोबारा अपनी पहली पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसमें एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और अगर इन दोनों को मैं दूर दूर करूं एक दूसरे से, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ये अपनी पहली पोजीशन की तरफ आनेंगे, तो इसमें एनर्जी इंक्रीज करेगी उस केस में। ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल थी। अब हम देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड से मैं इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले जाता हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ ले गया, जब मैं ऊपर जाके इस बॉडी को छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगी, इसका मतलब है अपनी पहली पोजीशन की तरफ दोबारा आएगी। इसका मतलब है इस पॉइंट पे ले जाके मैंने इसकी एनर्जी जो है, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो इंक्रीज करती है। और अगर मैं इस बॉडी को ऊपर से नीचे ला के छोड़ूं, तो क्या ये दोबारा अपने पहली पोजीशन की तरफ ऊपर जाएगी? नहीं। इसका मतलब मैंने ऊपर से नीचे ला के बॉडी की एनर्जी डिक्रीज की है, नीचे से जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एनर्जी इंक्रीज की है। ये हमारे पास था जी एनर्जी डिक्रीज कब होती है, एनर्जी इंक्रीज कब होती है। मैंने तीनों एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं रेफरेंस पॉइंट के कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट में एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कब होती है। मैं कहता हूँ हमारे पास ये सरफेस है एक, उसके बाद हमारे पास ये एक सरफेस है। अगर एक बंदा इस सरफेस पे खड़ा है तो उस वो कहेगा जी, जब हमारे पास जैसे कि हम ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं, ये एक बॉल ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। इसके लिहाज से बॉडी की एनर्जी ज़ीरो है। बॉडी खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, अगर ज़मीन पर पड़ी है तो हमेशा के लिए पड़ी रहेगी उसमें, क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो अगर मैं उसी बॉल को उठाऊं ऊपर ले आऊं तो उसमें एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब है जब रेफरेंस पॉइंट पे बॉडी पड़ी होती है तो उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। अब ये हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जब हम इसको उठा के बॉल को, कोई बॉल है, इधर ले आते हैं, इधर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब हम इधर रखेंगे तो ये नीचे की तरफ खुद ब खुद आ सकती है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एनर्जी इस यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे हाई एनर्जी थी, मतलब ज्यादा एनर्जी थी, जिसे हम क्या देते हैं पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। दूसरे केस में हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे अगर बॉडी पड़ी है तो वो उसी लेवल पे है, रेफरेंस जो है पॉइंट पे है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे है। अब ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो इसमें एनर्जी कम होगी, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे नेगेटिव में होगी। अब आपको समझ आ गई। अगर हम रेफरेंस पॉइंट पे रहते हैं तो दूसरा जो है हमारे पास एक शख्स अगर रेफरेंस पॉइंट पे है तो वो कहेगा जी मेरी एनर्जी जीरो है। दूसरे बंदे को जो उससे हायर लेवल पे है वो कहेगा इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी जो नीचे है उसकी एनर्जी कम है। तो दूसरे केस में हम देखते हैं, अब हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं जी, एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, वो कहता है जी मैं इधर खड़ा हूं तो यहाँ पे एनर्जी जीरो है। इसके हिसाब से ये तो हायर लेवल पे है तो इसकी एनर्जी भी पॉजिटिव है और इसकी एनर्जी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों ही इससे हायर है। तो अब अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इसको रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो यहाँ पे जीरो होगी तो ये भी नेगेटिव में एनर्जी होगी, ये भी एनर्जी नेगेटिव में होगी। इसका मतलब है जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है उसके लिहाज से चीज़ों की नोयत चेंज हो जाती है, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब अगर हम इस जगह पे कोई एक्सपेरिमेंट करें तो इसके लिहाज से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर कोई एक्सपेरिमेंट करें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से हमारे पास सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सिचुएशंस आर चेंज विद चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास पहले हमने सरफेस को, अगर अर्थ की सरफेस को रेफरेंस पॉइंट माने तो ये हमारे पास कोई भी बंदा जहाँ पे अपनी मर्जी से जहाँ पे वो खड़ा है उसी को रेफरेंस पॉइंट मानेगा, तो सबके रिजल्ट्स मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन हम फिजिक्स में ऐसा फार्मूला जनरेट करते हैं जहाँ पे हर जगह पे रिजल्ट्स हमें सेम मिले,
वो फार्मूला हमने देखना होता है, वो बंदा कहीं पे भी खड़ा होकर एक्सपेरिमेंट करे उसको सेम रिजल्ट्स मिले। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं जब वी चेंज इट्स बाय न्यू रेफरेंस पॉइंट। हम फिर सरफेस को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते ही नहीं है, तो फिर हम चेंज करके क्या लाते हैं, हम इन्फिनिटी को लाते हैं। हम इन्फिनिटी के ज़रिए अपना रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे और फिर चीज़ों को देखेंगे। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, पहले हम देखते थे ज़मीन से कोई बॉडी कितनी ऊंची है तो उसमें हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम mgh कहते थे। अब हम इसके ज़रिए नहीं करेंगे, हमने रेफरेंस पॉइंट अपना चेंज कर लिया क्योंकि वो इतना ऑथेंटिक नहीं था, हर बंदे के लिहाज से वो चेंज होते जा रहे थे रिजल्ट्स। हमने एक न्यू रेफरेंस पॉइंट जानने की कोशिश की। अब वो न्यू रेफरेंस पॉइंट हमने इन्फिनिटी रखा है। इन्फिनिटी का मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी को मैं मजीद क्वेश्चन के अंदर रिजॉल्व करूंगा। अब हमारे पास वैलिडिटी ऑफ mgh आता है जी, हर जगह पे ये mgh अब जो है ना वो वैलिड नहीं है, हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और g इसमें इस फार्मूले में g कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर हम देखें कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के आता है, यानी कि डिस्टेंस के g इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम डिस्टेंस ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं तो हमारे पास r इंक्रीज कर जाएगा। आपको पता है बटे वाली रकम इंक्रीज करे तो आंसर छोटा आता है, g की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम ज़मीन से ज़्यादा दूर जाते हैं g की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। फिर ये फार्मूला g कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। जब g की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। mgh ओनली वैलिड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के करीब करीब सिर्फ ये वैलिड है, यानी कि जहां पे g की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये हमारे पास जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब जी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला यूज़ नहीं होगा। हम इसका भी सोल्यूशन ढूंढते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आता है। यूनिफॉर्मिटी हम मतलब इसका ये है, एफ जी का फार्मूला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का G m1m2/r² और इसमें एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। दूसरी तरफ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जब हमने हाइट इंक्रीज की, आपको पता डिस्टेंस फिर इंक्रीज करेगा ना, जब हाइट इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वही केस इसमें देखें, जब हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज किया आर ज्यादा हुआ तो हमारे पास फोर्स कम होगी और ये दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आ रहे। हालांकि यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास जब पोटेंशियल एनर्जी दूर जाने से ज्यादा हो रही है तो फोर्स क्यों कम हो रही है। तो ये एक इसमें ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। हम ऐसे फार्मूला जनरेट करेंगे जिसके लिए ये सारे सेम रिजल्ट्स आए। अब बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा है, आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस पे। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हमने ये क्या किया, ये हमारे पास एक अर्थ है, हमारे पास अर्थ की सरफेस है जो मैं लेबल कर रहा हूँ। हमारे पास ये इसका सेंटर है, सेंटर से हमने पॉइंट लिया है ये वाला और दूसरा पॉइंट लिया ये वाला और तीसरा पॉइंट लिया ये वाला और अप टू सोन इन एन तक लिया और जो कि इन्फिनिटी पे है। मैं आपको बताता हूँ ये भी हमने जो है छोटे छोटे स्मॉल डिस्टेंसेस क्यों लिए है। अब इसकी जो सेंटर से ज़मीन से सेंटर से पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है वो r1 है और सेंटर ऑफ अर्थ से जो पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस है वो r2 है। अब r1 और r2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा r है, मतलब r2 माइनस r1, r2 में से r1 माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस ही बचेगा हमारे पास। ये मिड है, 1 और 2 पॉइंट के दरमियान वाला ये वाला पॉइंट है। ये यहाँ से लेकर हमारे पास जो ज़मीन के सेंटर के अर्थ के सेंटर तक का फासला वो r है। हमारे पास 4 डिस्टेंस हो गए, डेल्टा r दोनों पॉइंट्स के दरमियान, r1 फर्स्ट पॉइंट से हमारे पास अर्थ सरफेस के सेंटर तक और r2 हमारे पास पॉइंट 2 तक अर्थ सरफेस से और r पॉइंट 1 और 2 के दरमियान से अर्थ के हमारे पास सेंटर तक है। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, अगर हम किसी बॉडी को यहाँ से उठाएं और उसको इन्फिनिटी पे भेज दें, इसलिए जो वर्क डन करें तो हमारे पास ग्रेविटी जीरो हो जाएगी उस जगह पे। इसे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये हमने रेफरेंस पॉइंट आपको पता चेंज कर लिया जो कि इन्फिनिटी रख लिया था। अब हम कहते हैं ज़मीन से उठाएं इन्फिनिटी पे भेजें
उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए, इन्फिनिटी पे भेज दें, तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो वर्क डन हम करेंगे बॉडी को अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक भेजने में, वो हमारे पास जो एनर्जी आएगी उसे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ये हमारे पास एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के, हैंस मूविंग टू इन्फिनिटी विल चेंज द फोर्स। जब हम इसको ज़मीन से इन्फिनिटी तक भेजेंगे तो आपको पता है हमारे पास आर के जो इन्फिनिटी पे भेजेंगे तो आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास जी की कीमत बहुत कम आएगी, हमारे पास जो चेंज हो जाएगी। और हम एम जी एच का फार्मूला तो वहाँ पे लगा सकते थे जहाँ पे जी कांस्टेंट हो, तो फिर हमारे पास जो है एम जी एच वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमने यहाँ से सीधा इन्फिनिटी पे क्यों जाना है, हम यहाँ से पॉइंट 1 पे जाते हैं, जी कांस्टेंट रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, फिर 1 से पॉइंट 2 तक रह जाएंगे, फिर पॉइंट 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, अप टू सो ऑन। इस तरह हम स्मॉल पैचेस में जाएंगे और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे ताकि हमारे पास जी भी कांस्टेंट रहे और हम वो फार्मूला भी यूज़ कर सकें। और हमारे पास ये 1 से लेकर 2 तक डिस्टेंस बहुत स्मॉल है ताकि हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर करें कि हमारे पास जी की वैल्यू चेंज ना हो। अब हम इसका डेल्टा आर का हमें पता है, वो फार्मूला आता है R2 - R1 के, और R2 बराबर हो जाएगा R डेल्टा आर प्लस R1 के। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास आर डिस्टेंस निकालना है, वो दोनों पॉइंट्स के मीडियन में से था तो हम उसका मीडियन निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा R1 + R2/2 के। अब R2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दे डेल्टा आर प्लस R1, ये लगा दी हमने, तो ये 2R1 + डेल्टा R/2 बच जाएगा। अब दोनों के नीचे 2 है, अब दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये R1 + डेल्टा R/2 रह जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे। अब ये फार्मूला आप हमारे पास हो गया, इसका फार्मूला आपने पढ़ा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब r² बराबर हो जाएगा फर्स्ट a का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी डेल्टा R/2 का होल स्क्वायर, ओपन किया डेल्टा r का स्क्वायर ओवर 4 हो गया +2 a × b, ये आ गया डेल्टा R/2। अब इसमें 2 से कैंसिल हो गया, R1 डेल्टा r बच गया, और ये हमारे पास टर्म वैसे ही और ये भी वैसे ही। अब आपको पता है डेल्टा आर जो दो पॉइंट्स के दरमियान था, ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, वो इस पॉइंट से बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज वेरी लेस देन R1 एंड स्क्वायर ऑफ, आपको पता है स्मॉलर वैल्यू का हम जब स्क्वायर लेते हैं 0.5 का आप स्क्वायर लें तो ये 0.25, मतलब कि और छोटी हो जाती है। जब हम छोटी वैल्यू का कोई स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास और ज़्यादा छोटी हो जाती है। एंड द स्क्वायर ऑफ डेल्टा आर इज मच स्मॉलर, सो बाय निगलेक्टिंग, तो हम इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं, ये इतनी छोटी हो गया। डेल्टा आर का स्क्वायर हमने निगलेक्ट किया, ये सारी टर्म निगलेक्ट होगी, R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें डेल्टा आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं R2 - R1, इस R1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, R1 R2 - R1 का स्क्वायर, ये वाला R1 का स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए, R² बराबर आ जाएगा R1 R2। ठीक है, यहाँ तक आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आया। इससे नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं।